हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड बच्चों, एनएलएम सीरीज का ये वीडियो पार्ट 4 है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, देखो वैसे तो स्प्रिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कैसे स्प्रिंग फोर्स पर क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं और क्या अप्रोच होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो चलो आओ फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स को समझने के लिए मैं यहां पर कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो उनकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमें यहां पर 3 अलग अलग डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस से ये सबसे पहला वाला केस 1 है, दिस इज केस 2 एंड सबसे लास्ट वाला ये हो गया केस 3। अब अगर देखो केस 1 में बात की जाए तो केस 1 में क्या है कि इस वक्त ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होनी चाहिए अभी स्प्रिंग की उतनी ही लेंथ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को इसकी एक्चुअल पोजीशन से कुछ एक्स डिस्टेंस लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगी? सर सिंपली स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, तो स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को पुल करेगी, तो कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम लोग बात करते हैं केस 3 की, तो इस बार केस 3 में देखो हमने क्या करा, केस 3 में हमने इस ब्लॉक को कुछ एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया। सर वापस से स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, तो इस बार स्प्रिंग इस ब्लॉक पर धक्का लगाएगी, तो इस बार स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो स्प्रिंग पुलिंग फोर्स लगा रही थी, अगर केस 3 की बात करें तो स्प्रिंग पुशिंग फोर्स लगा रही है। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन? देखो ये सारा एनालिसिस देख करके मुझे यह समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग दोनों ही नेचर्स का फोर्स लगा सकती है। जरूरत पड़ने पर स्प्रिंग जो है वो पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी सिचुएशन है। अगर तो आप स्प्रिंग को खींच करके लंबा कर दोगे तो स्प्रिंग पुल करेगी, और अगर आप स्प्रिंग को दबा करके छोटा कर दोगे तो स्प्रिंग पुश करेगी। कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने आप को नेचुरल लेंथ में रखने की कोशिश करता है। अब अगर आप उसकी नेचुरल लेंथ को चेंज करोगे तो वो वापस से अपनी नेचुरल लेंथ अचीव करने की कोशिश करेगा। आप उसे लंबा कर दोगे तो वो छोटा होने की कोशिश करेगा, तो वो पुल करेगा। आप उसे छोटा कर दोगे तो वो लंबा होने की कोशिश करेगा, तो उस केस में वो पुश करेगा। ठीक है, तो अगर हमसे स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन की चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अच्छा खैर, ये तो बात हुई स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन की। अब मैग्नीट्यूड कैसा होता है स्प्रिंग फोर्स का? तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसमें कितनी डिफॉर्मेशन क्रिएट की गई। ठीक है, डिफॉर्मेशन से यहां पर मेरा मतलब है ये इलॉन्गेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप स्प्रिंग को इलॉन्गेट कर दोगे या कंप्रेस कर दोगे, जितना भी उसमें आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दोगे, तो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस डिफॉर्मेशन के। ठीक है, अच्छा अब भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू KX। ठीक है,
ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल और उसकी ज्योमेट्री पर, ठीक है। अच्छा, तो खैर स्प्रिंग जो भी फोर्स लगा रही होती है किसी ऑब्जेक्ट पर दैट इज इक्वल टू के एक्स, जहां पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स जो है दैट इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। चलो, तो ये तो बात हो गई स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, ठीक है। अब और क्लियरिटी तब डेवलप होगी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब मैं रब कर रहा हूं। ओके, सो क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से हैंग कर है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर, और एक आदमी जो है वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। और अभी हम लोगों को यह बताया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है ये अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अब हमको ये कैलकुलेट करके बताना है कि इस वक्त स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग में हमसे इलॉन्गेशन पूछा हुआ है। चलो, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, मैंने इस ब्लॉक को एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब बारी बारी से जितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। तो एक तो आदमी इसको पुल कर रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से, और अर्थ भी इसके ऊपर mg फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, दूसरा ये जिस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है वो स्प्रिंग इलोंगेटेड है। तो क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है इसलिए इलोंगेटेड होने के कारण से स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुल कर रही होगी। तो स्प्रिंग इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा अब लेट अस से मैं ये मान लेता हूं कि इस वक्त स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो x है। तो अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x है तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाना चाहिए, 200 into x। ठीक है, तो जितने सारे फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग रहे थे वो सारे फोर्सेस हमने ड्रॉ कर दिए। अब भाई क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे, हम कह सकते थे 200 into x ये बराबर हो जाना चाहिए 30 plus 50 के। सो मैं लिख सकता था 200 into x इज इक्वल टू 80, या फिर हम लोग कह सकते थे x इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स। तो x का वैल्यू 0.4 मीटर्स आ गया। अब सपोज हमको सेंटीमीटर्स में आंसर बताना होता तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग पर जो है क्वेश्चंस फॉर्म करके हमसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन बस इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस करा ताकि एक हम लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे स्प्रिंग पर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो पॉज करके इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है
ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। देखो ये एक 2 kg का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों को गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, और एक आदमी जो है वो इस ब्लॉक को 40 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस इंस्टेंट पर मूव कर रहा है, और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जो स्प्रिंग है इसमें इस वक्त कितना कंप्रेशन है। तो इस बार स्प्रिंग में हमको कंप्रेशन का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग क्या करेंगे सर, दोबारा से हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 kg के ब्लॉक को एक पॉइंट बना लिया। अच्छा, अब बारी बारी से जितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस हम लोग शो कर देते हैं। तो एक तो आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन्स। अच्छा, दूसरा ये ब्लॉक स्प्रिंग से भी जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग इस वक्त कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड होने की वजह से स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश कर रही होगी, तो स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रही होगी। ठीक है, अच्छा अब लेट अस से कि स्प्रिंग में कुछ एक्स कंप्रेशन है, तो अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स है तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये कितना हो जाना चाहिए सर, ये हो जाना चाहिए 100 इंटू एक्स। बिल्कुल ठीक बात है, और ये एक्स ही मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो वर्टिकल फोर्सेस तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको तो एक्स कैलकुलेट करना है, तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और एक ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉक के पास एक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स मतलब कि 100 इंटू एक्स माइनस 40, दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि ये कितना हो गया 2 इंटू ए। सो ए का वैल्यू हम लोगों को गिवन है 10, सो यहां पर हम लोगों ने, ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो गया, आई कैन राइट 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 20, सो दिस विल बिकम 60। तो हम लोग कह सकते थे x इज इक्वल टू 0.6 मीटर्स। ठीक है, तो x का वैल्यू 0.6 मीटर्स आ गया, या फिर हम लोग लिख सकते थे x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है इसमें इस वक्त 60 सेंटीमीटर्स का कंप्रेशन होगा। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया हमको। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोगों को गिवन है। अब की बार एक 5 kg का ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 300 न्यूटन पर मीटर है। अब इस वक्त हम लोगों को बताया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, और हमको ये कहा हुआ है कि इस वक्त स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, चलो, तो इस बार हम लोगों को स्प्रिंग में कंप्रेशन कैलकुलेट करके बताना है, और हम लोगों को ये कहा हुआ है कि ब्लॉक जो है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। तो दोबारा से वही सेम काम हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस 5 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस 5 kg के ब्लॉक को एक पॉइंट बना लिया। अच्छा, अब बारी बारी से जितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस हम लोग शो कर देंगे। तो एक तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, तो अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर एक mg फोर्स लगा रही है। अब ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस के साथ कांटेक्ट में भी है,
तो इस वजह से इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है वो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है और स्प्रिंग इस वक्त कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड होने की वजह से स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को पुश कर रही होगी, मतलब स्प्रिंग इसके ऊपर अप द इंक्लाइन फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के ये सारे फोर्सेस जो है इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग में कंप्रेशन x है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाना चाहिए सर? ये हो जाएगा 300 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी फोर्सेस मुझे इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये सभी फोर्सेस जो है अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है। लेकिन ये जो mg है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस mg के हम लोग कंपोनेंट्स कर देंगे, तो इस mg का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, मतलब ये हो गया 40 न्यूटन, और इसका अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, मतलब कि 30 न्यूटन। ठीक है, अब भाई देखो इस mg के तो मैंने कंपोनेंट्स कर दिए, तो ये mg जो है ये तो खत्म हो गया। चलो अब भाई सारे फोर्सेस जो हैं वो मुझे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब भाई क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो अलोंग द इंक्लाइन भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या कह सकते थे, अलोंग द इंक्लाइन हम लोग कह सकते थे 300 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाना चाहिए 30 न्यूटन के। तो यहां से हमारे पास क्या गया, x इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स, या फिर हम लोग कह सकते थे x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्प्रिंग में इस वक्त कंप्रेशन 10 सेंटीमीटर्स होगा। चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी बात एकदम क्लियर है सब लोगों को। चलो, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अब थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आओ। ठीक है, ओके तो भाई देखो कुछ इस तरीके की सिचुएशन अब की बार हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, ये दो ब्लॉक्स हैं 2 kg और 4 kg, आपस में एक थ्रेड से कनेक्टेड हैं, और 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। खैर, फिलहाल हम लोगों को यह बताया हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 2 kg और 4 kg को कनेक्ट करने वाली थ्रेड है, हम लोग इसको कैंची से कट कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यह पूछा हुआ है कि जैसे ही हम इस थ्रेड को कट करते हैं, तो इस थ्रेड को कट करने के तुरंत बाद में जो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा और जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, शुरुआत में पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, फिर हमने 2 kg और 4 kg के बीच वाली थ्रेड को कट कर दिया, और थ्रेड को कट करने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक्स का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो भाई अब यहां पे क्या किया जाए, एक काम करते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने इस थ्रेड को कट नहीं किया है और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ये मान लेता हूं कि अभी के लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस 4 kg वाले ब्लॉक के लिए हम क्या कह सकते थे, अगर इस 4 kg वाले ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होती, और जिस थ्रेड से ये जुड़ा हुआ है वो थ्रेड इसे टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होती। तो इसका एफबीडी देख करके हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते थे कि जो टी है वो बराबर हो जाता 40 न्यूटन के। बिल्कुल सही बात है। ये तो बात हो गई ब्लॉक बी की। अब अगर हम लोग ब्लॉक ए की बात करते हैं, तो देखो ब्लॉक ए का एफबीडी भी ड्रॉ कर देते हैं। तो
देखो ब्लॉक ए का एफबीटी देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है, एक तो अर्थ इसको एमजी से अपनी तरफ पुल कर रही होती, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही होती। ये ब्लॉक भी इस थ्रेड से जुड़ा हुआ है और थ्रेड में टेंशन कितनी है सर, थ्रेड में टेंशन है 40 न्यूटन, तो थ्रेड इसे 40 न्यूटन से अपनी तरफ पुल कर रही होती। अच्छा, पर ये जो ब्लॉक ए है ये स्प्रिंग से भी जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग भी इसे अपनी तरफ पुल कर रही होती, तो स्प्रिंग इसके ऊपर कुछ फोर्स एफ लगा रही होती, एफ ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ब्लॉक ए भी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक ए का एफबीटी देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होती वो कितना हो जाता, भाई जितना टोटल फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही टोटल फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो हम लोग कह सकते थे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हो जाता 60 न्यूटन। ठीक है, खैर ये तो तब की बात है जब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, थ्रेड को कट करने से पहले। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस थ्रेड को कट कर देते हैं। अब इस थ्रेड को कट करने से होगा क्या सर, थ्रेड को हम लोग कट कर देंगे तो थ्रेड जो फोर्स लगा रही थी वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, मतलब कि जो ये टेंशन की वैल्यू पहले 40 न्यूटन थी अब कितनी हो जाएगी सर, अब टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है, थ्रेड में टेंशन का वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा, तो यार देखो, अब जब थ्रेड में टेंशन का वैल्यू खत्म हो गया तो यार ब्लॉक बी को तो अब साफ साफ देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ब्लॉक बी का तो फ्री फॉल हो गया है। तो अब अगर ब्लॉक बी का फ्री फॉल हो गया है तो ब्लॉक बी के लिए तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो जाना चाहिए सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो बात हो गई ब्लॉक बी की। बट व्हाट अबाउट ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पर तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा था, क्या स्प्रिंग फोर्स भी 0 हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, हमने थ्रेड को कट किया तो थ्रेड को कट करने का मतलब है कि टेंशन फोर्स खत्म हो गया, मतलब ये जो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ये अब एक्ट नहीं कर रहा है। अब स्प्रिंग फोर्स के साथ क्या होगा, तो हमको देखो ये समझ में आना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स लग किस कारण से रहा था। स्प्रिंग फोर्स किसी भी बॉडी पर तब एक्ट करता है जब स्प्रिंग में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और मेरा कहना यह है कि जैसे ही हम थ्रेड को कट करेंगे स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब थ्रेड को कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग में उतना ही डिफॉर्मेशन होगा जितना पहले था। कहने का मतलब यह है कि स्प्रिंग अभी भी 60 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि भाई स्प्रिंग का फोर्स जो है वो kx होता है, x पर डिपेंड करता है और x तुरंत से चेंज नहीं होने वाला है, तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू 60 न्यूटन आ गया। अच्छा, अब भाई क्योंकि स्प्रिंग फोर्स 60 न्यूटन हो गया जबकि नीचे वाला फोर्स जो है वो 20 न्यूटन ही है, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ब्लॉक ए अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो सर न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लगा दो, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था 60 माइनस 20, ये नेट फोर्स हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, सो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और आई कैन सिंपली से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये बात भी अब एकदम क्लियर हो चुकी होगी। चलो, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लो। अब एक ऐसा सा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, अब पॉज करके पहले उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है
ठीक है भाई, तो अब की बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हम लोगों को। दोबारा से 2 kg और 4 kg के ब्लॉक है, पर इस बार 2 kg और 4 kg के ब्लॉक आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो थ्रेड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, ये जो थ्रेड है जो कि 2 kg वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, और इसको कट करने के तुरंत बाद हमको बताना है कि जो ए ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, चलो, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो चलो भाई, ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें। तो दोबारा से हम लोग क्या करेंगे सर, दोबारा से हम लोग ये मान लेते हैं कि अभी हमने थ्रेड को कट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हमने थ्रेड को कट नहीं किया था तो अभी तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। तो अगर अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक बी की, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही है और ये स्प्रिंग से भी जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग इसको कुछ स्प्रिंग फोर्स लगा करके अपनी तरफ पुल कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, यही दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते थे कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन्स। ठीक है, ये तो बात हुई ब्लॉक बी की। अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ब्लॉक ए को मैंने पॉइंट बना दिया। अच्छा, अब बारी बारी से जितने फोर्सेस ब्लॉक ए पर लग रहे हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ब्लॉक ए के साथ क्या हो रहा है, एक तो अर्थ इसको mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी और ये ब्लॉक ए जो है ये भी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा 40 न्यूटन्स। ठीक है, तो एक 40 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा होगा और ये जो ब्लॉक ए है ये ऊपर से थ्रेड से भी कनेक्टेड है, तो थ्रेड भी इसको पुल कर रही होगी, तो थ्रेड इसके ऊपर टी टेंशन ऊपर की तरफ लगा रही होगी। बिल्कुल सही बात है। अब ये ए ब्लॉक जो है ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अगर हम ब्लॉक ए की बात करें तो हम लोग कह सकते थे कि थ्रेड में जो टेंशन हो जाती वो कितनी हो जाती सर, 20 + 40, तो टी का वैल्यू हो जाता 60 न्यूटन्स। खैर, तो ये तो पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ जब हमने थ्रेड को कट नहीं किया है। उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू था 40 न्यूटन्स और थ्रेड में टेंशन का वैल्यू था 60 न्यूटन्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस थ्रेड को कट कर देते हैं। अब थ्रेड को कट करने से क्या होगा सर, जैसे ही हम लोग थ्रेड को कट करेंगे ये जो टेंशन है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, सो T 0 हो जाएगा। अब जैसे ही T 0 हुआ तो इसका क्या मतलब है, अब जो ब्लॉक ए है उसके ऊपर एक तो ये 20 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा होगा और एक ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, और स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है और डिफॉर्मेशन तुरंत से चेंज होने वाला नहीं है, मतलब स्प्रिंग फोर्स अभी भी 40 न्यूटन्स ही लग रहा होगा। तो अब भी ब्लॉक ए के ऊपर कुल मिलाकर के सारा का सारा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ए जो है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो ब्लॉक ए के लिए मैं क्या कह सकता था, ब्लॉक ए के लिए हम लोग कह सकते थे इस पर नेट फोर्स हो गया 20 + 40 मतलब कि 60 न्यूटन्स, और ये बराबर हो जाना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन के, मतलब कि 2 × a। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया हमारे पास 30 मीटर/s²। एंड व्हाट अबाउट ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी तो बहुत ही सिंपल है, ब्लॉक बी के ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था और mg लग रहा था और स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी 40 न्यूटन ही है, तो इसका मतलब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन विल बी 0। तो थ्रेड को जैसे ही हम कट करेंगे ब्लॉक ए 30 मीटर/s² से नीचे जाने लगेगा और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 0 ही होगा। चलो, तो मेरे ख्याल से अब स्प्रिंग्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहां पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।